हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आइज एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ आ गए हैं हम। आज जो भी है दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी पार्टी आएगी और फिर वो आगे किस तरीके से हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है उसको लेकर के चलेगी। तो हमारे लिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शाम तक तो रिजल्ट आ भी जाएगा कि कौन जो है वो फिर से सरकार बनाने के लिए जा रहा है। शाम तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कल द हिंदू की क्लास में हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे कि भाई कौन आया है, अब की बार फिर से मोदी सरकार आई है या नहीं आई है, उसके ऊपर बात तो कल कर ही लेंगे। फिलहाल आज जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो भी आया हुआ है उसको देखते हैं। आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, छोटे बड़े थोड़े बहुत ही न्यूज़ है, उसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी टॉपिक्स हमें मिले हैं उसको बहुत इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ के साथ एडिटोरियल दो हैं, एक तो चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि मैनिफेस्टो में चिल्ड्रंस के ऊपर में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है। तो बच्चे जो हैं वो बोला जाता है कि देश का भविष्य होते हैं, तो उनको लेकर के क्या भी वर्तमान में समस्याएं हैं उसके बारे में एक एडिटोरियल है, उसको देखेंगे। साथ के साथ और भी एक दो छोटे बड़ी चीज़ें हैं, न्यूज़ है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से होलिस्टिकली कवर करेंगे। सबसे पहले हम हाईलाइट्स के थ्रू देखेंगे कि किस डायरेक्शन में हमारी क्लास आज जाने वाली है, उसके बाद जो है सभी टॉपिक्स पे इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हाईलाइट्स देख लेते हैं। हाइलाइट्स क्या है, पहली तो यही है कि इलेक्शन कंडक्ट हुए, सारी चीज़ें हो गई, सारे काम जो है कंप्लीट हो गया। 1.5-2 महीने में ये पूरा प्रोसेस चला है और अब रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। पोल रिजल्ट्स टुडे, इंडिया सेट फॉर अ न्यू लोकसभा। सुबह से जो लोग मतलब लगे हुए थे, जैसे कि हम और आप होते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि बहुत महीनों से हम तैयारी करते होते हैं और जब फिर मेन रिज़ल्ट आने वाला होता है तो उस दिन मतलब हार्ट बीट तेज़ होती है। सुबह से ही हम अपना मोबाइल या कंप्यूटर के सामने, डेस्कटॉप के सामने बैठ जाते हैं कि भाई आज तो रिज़ल्ट आने वाला है। तो बिल्कुल वैसे ही जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी समय से, बहुत महीनों से इस सारी चीज़ों की कैंपेनिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। वो अलग बात है कि वो हार्डवर्क जो है वो सत्ता में आने के बाद में फिर वो सारी चीज़ें नेगलेक्ट हो जाती हैं। घर घर जाना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, बट मेहनत तो बहुत करते हैं वो लोग भी। और अभी रिज़ल्ट है, बहुत सारे क्या, हर इंसान जो है वो टीवी और स्क्रीन के सामने बैठा होगा कि किस तरीके से चुनाव के जैसे जैसे वोटिंग की काउंटिंग हो रही होगी हर चरण में, वैसे वैसे हार्ट बीट्स अप डाउन हो रही होगी, कभी किसी पार्टी की कभी किसी पार्टी की। तो मेन दो ही पार्टियां थी इस बार, तो पार्टी कह लीजिए या फिर अलायंस कर लीजिए। एक तो बीजेपी जिसका एनडीए अलायंस है, और दूसरी इंडिया अलायंस जो कि बात कर रही है कि सारे दल मिलकर के बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। फिलहाल हमारे लिए पार्टियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस बार लोकसभा का इलेक्शन में कितने % वोटिंग हुई है, वोटर्स की क्या इस तरीके से मांगे नहीं हैं, और साथ के साथ में किस दिशा में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी बहुत बड़ा एक त्यौहार है हमारे लिए जो ये इलेक्शंस होते हैं। साथ के साथ में अगर बात की जाए कि वोटिंग राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, तो उसका सही तरीके से हम कैसे यूज़ करें ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा देखेंगे। आंकड़ों के थ्रू बात की गई है कि कितने % वोटिंग हुई है, लगभग कितने वोटर्स हैं हमारे यहाँ पे, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी में, आबादी में जो भी है हमारी, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, एट प्रवेशन सोलवन, ये केरला का एक स्कीम है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। बात की जा रही है कि जो एक तरीके से इनरोलमेंट होता है बच्चों का, जैसे अभी जो वेकेशंस है वो ख़त्म हो जाएंगे, समर वेकेशंस चल रहे हैं बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे स्टेट्स में। कई सारे स्टेट्स होते हैं कि जो जून से ही स्टार्ट कर देते हैं, कई होते हैं कि मिड जून के बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है केरला में कि इस बार जो भी इनरोलमेंट होगा, यानी कि बच्चों का एडमिशन वगैरह होगा, तो यहाँ पर मोर फोकस किया जाए कि साइंस के फील्ड में सबसे ज़्यादा क्या हो, एक तरीके से इनरोलमेंट हो, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे साइंस के जो भी नॉर्म्स हैं या फिर जो क्राइटेरिया बने हुए हैं कि बच्चों का इनरोलमेंट साइंस के फील्ड में इतना होना चाहिए, उसको देखा जाए तो इंडिया में अभी जो है स्पेशली केरला वगैरह में बच्चों की संख्या साइंस स्ट्रीम में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। इसको लेकर के अभी से ही जो केरला के सीएम हैं उन्होंने बोल दिया है कि ये जो पूरा सेशन रहने वाला है, ये जो पूरा साल रहने वाला है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेक श्योर करना है कि बच्चे साइंस की स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सके। ठीक है,
तो इस तरीके से साउथ इंडिया क्यों इतना डेवलप्ड है हम बोलते हैं। या अगर हम साक्षरता की बात करें तो केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट एक स्टेट में आता है, जहाँ पर 94% अराउंड जो है साक्षरता है, जहाँ पर मेल भी सबसे ज़्यादा, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष आबादी भी यहीं है और महिला आबादी भी यहीं है। तो केरला जो है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस लेके चलता है और अभी यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा एक तरीके से एनरोलमेंट हो, इसको लेकर के शुरू से ही जो सीएम है वहाँ के वो फोकस्ड है। तो देखेंगे इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में देखेंगे और क्या आंकड़ों के थ्रू थोड़ा बात करेंगे कि कहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ में ऑल ओवर इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में। जैसे कि हम बात करते हैं स्टेम वगैरह की, तो यहाँ पर बात की जाती है साइंस की, उसके बाद में आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर आप इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स वगैरह जैसे स्टेम होता है ना, ये पूरा साइंस स्ट्रीम के लिए ही बनाया गया एक तरीके का स्कीम था, जिसके थ्रू क्या किया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, महिलाओं को क्या है साइंस के फील्ड में एनरोल कराने के लिए एक तरीके से मोटिवेट किया जाता था। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में एक होलिस्टिकली बात करेंगे सो दैट हमें एक आइडिया ओवरव्यू मिल सके कि किस डायरेक्शन में एजुकेशन सिस्टम अभी जा रहा है। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, इसरो डेवलप न्यू प्रवाह सॉफ्टवेयर टू एरोडायनेमिक डिज़ाइन। यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से लैंड मार्क जो है वो इसरो ने क्रिएट किया है। यहाँ पर बात की जा रही है प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में। तो प्रवाह सॉफ्टवेयर है, प्रवाह जो है एक तरीके से ऐसा वर्ड है संस्कृत में जो कि फ्लो को बताता है, जो धारा प्रवाह, इस तरह आपने वर्ड सुने होंगे। तो प्रवाह जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है एरोडायनेमिक्स के लिए, मतलब कि जब भी हम बात करेंगे इसको बहुत डिटेल में, साइंस से रिलेटेड है। जब भी रॉकेट जब जाता है, कोई भी लॉन्च व्हीकल होता है जो कोई सैटेलाइट लेकर के जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे काम करते हैं फैक्टर, जैसे कि हवाओं की दिशा क्या है, और वहाँ पर बहुत सारा मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू अर्थ एरिया से निकल करके स्पेस में चीज़ें पहुँचती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एक तरीके से एनालाइज करने के लिए और हर समय एक एक मिनट की एक तरीके से निगरानी रखने के लिए ये प्रवाह सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो इसका फ़ायदा यही होगा कि आने वाले समय में अगर हम कोई भी सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं या कोई भी मिशन हम भेजते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कई बार होता है कि मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ग्लिच आ जाते हैं, कई कुछ कमियां रह जाती हैं, ऑब्जर्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर वगैरह से जो भी एरोडायनेमिक्स की वजह से जो भी एक तरीके से चेंजेस आएंगे जब रॉकेट लॉन्च होगा, तो उसको पूरा देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि क्या है ये प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो का। अगली न्यूज़ क्या है, SC आस्क सेंटर टू होल्ड यमुना बोर्ड मीटिंग टू एड्रेस दिल्लीज वाटर क्राइसिस। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस हो रहा है और फिर यहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाटर सप्लाई को कट करने की भी बात की थी कि पहले अगर दो टाइम पानी आ रहा था तो वो एक ही बार दिया जाएगा, इस तरीके से। तो उसको लेकर के अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप एक बोर्ड बनाइए और फिर यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पानी की कमी हो रही है और उसको किस तरीके से ठीक करना है। हमने कुछ महीनों पहले ही बेंगलुरु में जो जल संकट है उसके बारे में देखा कि लोग पानी खरीद करके पी रहे हैं, साथ के साथ में बहुत सारी डे टू डे लाइफ के जो चीज़ें हैं वो उनकी रुक गई हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे हम पूरी, क्योंकि वाटर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी हमारे इंडिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे को जा रहा है और दिल्ली का भी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, फॉरेस्ट फायर रेंजेस इन हिमाचल रेन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ। तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, उसके बाद में हिमाचल में भी जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग रही है। तो ये फॉरेस्ट फायर के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं, एक तो गर्मी की वजह से, साथ के साथ में इसको किस तरीके से ठीक करना है, रिलीफ कैसे पाना है, इसको लेकर के ये आर्टिकल है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या क्लॉज हैं, क्या रूल्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं इसको मिटिगेट करने के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगली जो है ये जो न्यूज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। मैक्सिको में लगभग 200 साल बाद कोई महिला जो है वो प्रेसिडेंट बनी है। तो 200 साल की हिस्ट्री अगर मैक्सिको की देखी जाए तो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कोई फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ की क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है, कोई फीमेल। और नाम क्या है इनका, क्लाउडिया शेनबॉम। तो क्लाउडिया शेनबॉम ने बहुत हिस्ट्री क्रिएट की है। और आपके स्टेट PCS में जब भी इस तरीके की कोई छोटी कंट्री होती है या फिर कहीं पर फर्स्ट फीमेल जो है वो किसी उच्च पद पर पहुंचती हैं तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं।
मेक्सिको को पूरा हम मैप के थ्रू देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ये एक देश है, इसके बारे में हम देखेंगे, थोड़ी बहुत इसके बारे में हिस्ट्री जानेंगे मैप के थ्रू, सारा उसके आसपास का जो भी सराउंडिंग्स है उसको समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज़ क्या है, द शेयर ऑफ वुमेन इन नेशनल कैबिनेट ऑफ मेक्सिको। तो दोनों न्यूज़ यही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि क्यों लगे 200 साल किसी महिला को इतने ऊंचे पद पर आने के लिए, और कैबिनेट में जो मेक्सिको की कैबिनेट है, नेशनल कैबिनेट है, वहाँ पर महिलाओं की अभी क्या भागीदारी है, इसके ऊपर में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, साथ के साथ इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे कि अभी हमने जैसे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नारी शक्ति वंदन योजना लेकर के आए हैं, तो ठीक है, हम भी अभी 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जबकि ये जो पूरा टॉपिक है वो राजीव गांधी के समय से ही चल रहा है। आई थिंक 1980s के जो समय से ही ये 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही थी वुमेन की पार्लियामेंट में, और वो अब जा कर के पूरा हो पाया है। तो हमारे यहाँ भी लगभग 40 से 50 साल के बीच का समय लग ही गया है इन सारी चीज़ों को होने में। तो इसके बारे में बात करेंगे कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के लिए और जो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से बढ़ाने की ज़रूरत है। अगली न्यूज़ क्या है, फार्मर ब्रह्मोस इंजीनियर गेट्स लाइफ टर्म टू लीकिंग डाटा टू ISI। तो जो ISI है ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और यहाँ पर हमारे यहाँ के एक इंजीनियर ने, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने रशिया से ख़रीदा है उसके जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने कुछ डाटा वगैरह लीक किया था। 2018 का केस था ये, और अब जा कर के उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जो मिला है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो देखेंगे हम इसके बारे में, और सिक्योरिटी के लिहाज से इसको देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो IT एक्ट है, सेक्शन IT एक्ट जो 2000 का है, 2000 का है, उसका जो सेक्शन 66 है वो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के बात करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन लेंगे, पॉलिटी के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ क्या है, मोर रोड प्रोजेक्शन हायर टोल रेवेन्यू बूस्ट इंट्रोडक्शन टू इनविट्स। तो हमने कल बात की थी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि NHAI है, वो अभी टोल टैक्स को 5% इंक्रीज़ करने जा रही है जितने भी हाईवेज़ वगैरह हैं वहाँ पर। तो इससे बोला जा रहा है कि इससे बेनिफिट क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनविट्स हैं वो आ पाएंगे इंडियन इकोनॉमी में। अब इनविट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली इनविट्स एक तरीके से निवेश को, या फिर कहना चाहिए एक तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिस तरीके से, जो कि क्या करते हैं, एक फंडिंग इकट्ठा करने के काम करते हैं, उसी तरीके से इन्वेस्ट जो है वो भी एक तरीके से निवेश लाने का काम करता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे और इन्वेट्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, ICMR सीक्स टू प्रोवाइड ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी यूरिया टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज़। यहाँ पर बात की जा रही है कि ICMR जो है उसने अभी जो सिकल सेल के लिए पहले ही समय से हाइड्रोक्सी यूरिया जो है ये मेडिसिन चल रही थी और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा था। लेकिन पहले जो था हाई डोज में दिया जा रहा था, ये लगभग 200 से लेकर के 500 mg तक। और कई बार ये बच्चों में भी सिकल सेल बहुत कॉमन होता है, बचपन से ही जनरली होता है, बेसिकली जेनेटिक होता है, माता पिता से बच्चों में आता है, तो जन्म से ही कई बच्चों में सिकल सेल होता है। तो उन बच्चों को इतना हाई डोज जो है ये यूरिया का दिया जा रहा था, हाइड्रोक्सी यूरिया का दिया जा रहा था, इसको लेकर के बहुत बड़ा कंसर्न था। तो अभी फ़िलहाल ICMR जो है हमारे यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने एक इस तरीके की दवा बना ली है, ओरल है। ओरल फॉर्मुलेशन कहने का मतलब है कि पाउडर फॉर्म में है और क्या है, इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ में इसका जो पावर है, जैसे 500 या फिर 200 mg बहुत हाई पावर हो जाता है, उससे कम पावर में इसको बनाया जा रहा है इस हाइड्रोक्सी यूरिया को। इसका बेनिफिट क्या होगा कि कई बारी बेसिकली ये दवाई 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दी जाती है। तो मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चों को भी ये चीज़ दी जाती है। बहुत हायर डोज दिया जाए, और वो भी सिकल सेल एक तरीके से लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है। अगर एक बार हो जाए तो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तो लंबे समय तक किसी भी बच्चे को इतना हायर डोज देना सही बात नहीं होती है। इसलिए ICMR ने अभी क्या किया है, जो डोज है उसको कम किया है और ओरल फॉर्मुलेशन में बनाया है, सो दैट इसको बॉडी में इंजेक्ट करना ना पड़े। जो नॉर्मली हम जैसे दवाइयाँ लेते हैं वैसे ही बच्चे या फिर जो बड़े भी हैं वो भी दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसको, साथ के साथ सिकल सेल अनीमिया को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आपके साइंस में डिजीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सिकल सेल अनीमिया क्या है, क्यों होता है, वैसे तो मैं हमेशा बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे।
अगली न्यूज़ क्या है, मिसिंग इन मैनिफेस्टो चिल्ड्रंस इशू। मैंने इसी एडिटोरियल की बात की थी कि इस बार मैनिफेस्टो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने अलग अलग डायमेंशंस पे बात की, एनवायरनमेंट, हीट वेव, लेबर के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमने बात की है इस मैनिफेस्टो में। लेकिन चिल्ड्रंस का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अनदेखा है। किसी भी पार्टी ने चिल्ड्रंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। और जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने चिल्ड्रंस के जो GER होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो इसको 100% करने की बात की थी। लेकिन अगर डाटा देखें तो ऑलरेडी 1 to 8 जो प्राइमरी वगैरह है, या फिर 1 to 5 या 5 to 8 जो बच्चे वहाँ हैं, स्कूलिंग हमारे यहाँ होती है, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 80 to 100% ही ये GER है। मतलब कि हमारे यहाँ छोटे लेवल पे क्लास पे बच्चों की संख्या एनरोलमेंट के मामले में कम नहीं है। जैसे जैसे स्टडी हायर होती जाती है तब जाके बच्चों की संख्या घटती जाती है। तो इसके लिए बात की गई है इस एडिटोरियल में कि कहाँ मेन मुद्दा कहाँ पर लैक कर रहा है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है और हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। जो चीज़ ऑलरेडी हमने क्रॉस कर ली है, लीड कर ली है जिस चीज़ में, हम उसी को और ज़्यादा बेटर करने की बात कर रहे हैं, ना कि हमें उन चीज़ों पे फोकस देना चाहिए जो अभी तक एजुकेशन में शामिल नहीं हो पाया है। तो अच्छा एडिटोरियल है, इसके बारे में देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, प्रॉपर्टी इज़ रियल एंड शो शुड कंपनसेशन। तो यहाँ पर हमने पिछले 1.5-2 महीनों में बहुत बारी जो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात की है और वहाँ पर कंपनसेशन की बात की गई है कि क्या कंपनसेशन देना गवर्नमेंट का मैंडेटरी होना चाहिए, ज़रूरी है या नहीं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रॉपर्टी जो है वो रियल है और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 300A के तहत, तो कंपनसेशन ज़रूर मिलना ही चाहिए। वहाँ पर फिर अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट इस तरीके से मनमानी नहीं कर सकती है कि ये हमने जो है 9th शेड्यूल में डाल रखा है तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कंपनसेट करें या ना करें। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक एडिटोरियल बात कर रहा है प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, इसको हम देखेंगे बहुत अच्छे से। अगली न्यूज़ क्या है, तुर्कीज इन्फ्लेशन एक्सीड 75% बट पीक ऑफ क्राइसिस इन साइट्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है, और बेसिकली वनडे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है वो 75% के करीब या उससे ऊपर पहुँच गई है। तो 75% बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ तो 4 + -2 का कॉन्सेप्ट चलता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। बीच में अगर 4 तक है तो बहुत ही बढ़िया है, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और हम अभी लगभग आसपास में ही हैं। इस बार हमने 5.6 समथिंग इस तरीके से इन्फ्लेशन देखा है। तो हम ये है 4 + -2 के जो रेशियो है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दिया था, उसको हम एक तरीके से फुलफ़िल करके या इसी को आधार बना करके अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन टर्की में 75% इन्फ्लेशन बहुत बड़ी बात है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो है आज पूरी जो रहने वाली है न्यूज़। अगली एक और आर्टिकल है वो बात कर रहा है किसके बारे में, फायर सेफ्टी के बारे में। इसके ऊपर बहुत बारी बात कर चुके हैं हम, क्योंकि गुजरात में और दिल्ली में जब हॉस्पिटल में आग लगी 7 बच्चों की जान चली गई। गुजरात में गेमिंग जोन था, वहाँ पर आग लगी। तो अभी फॉरेस्ट में भी आग लगने के केसेस और साथ के साथ में इस तरीके से इंस्टीट्यूट्स में भी आग लगने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो फायर सेफ्टी जो है बहुत बड़ा कंसर्न है, इसके बारे में बहुत बारी बात कर चुके हैं। थोड़ा सा और ये जो न्यूज़ है इसको देख लेंगे। बेसिकली जो है वो सुप्रीम कोर्ट और यूटी, स्टेट्स, जो भी राज्य हैं, केंद्र है, सरकार है, ये सारे मिल करके क्या कर रहे हैं, जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को और थोड़ा मजबूत करने के लिए, इस पे और थोड़ा ध्यान देने के लिए थोड़े एक कठोर नियम बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है मिनिस्ट्री है हमारी, हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है सारे हॉस्पिटल्स को क्या इंश्योर करने के लिए, स्ट्रिक्टली फॉलो द फायर सेफ्टी नॉर्म्स। तो ठीक है, इंश्योर हॉस्पिटल्स स्ट्रिक्टली फॉलो द फायर सेफ्टी नॉर्म्स, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उनको फायर सेफ्टी नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात बोली गई है। किसके द्वारा, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये आज कुछ हाईलाइट्स हैं जिसके ऊपर हमें को बात करनी है। अब चलते हैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज सबसे पहले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। किसकी बात हो रही है, इलेक्शन की। हमारा एडिटर कह रहा है कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट आने वाला है। हमारा रिज़ल्ट तो नहीं आ रहा है, ये मोदी जी का और राहुल गांधी जी का रिज़ल्ट है आज। तो उनकी टेंशन जो है वो बढ़नी चाहिए और हमें कोई भी लोड नहीं लेना चाहिए। पार्टी कोई भी जीते, सब एक जैसे ही होते हैं, हमें आपको सबको मालूम है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं, देख लेते हैं कि इस बार जो लोकसभा के जो चुनाव हुआ, कौन सी लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे थे, तो 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे थे। तो हम यहाँ से नॉलेज वाले भी टॉपिक से काम की चीज़ अपने एग्जाम के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन से लोकसभा है, कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है। तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा था। लगभग
करोड़ जो है वो वोटर्स शामिल हुए थे, जिसमें अराउंड जो है 50% यानी कि 31.2 करोड़ के करीब में महिलाएं इसमें भागीदार थी। इस बारी वोटिंग जो है वो ठीक ठाक ही हुई है, लेकिन हीट वेव की वजह से आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा वोटिंग तो हुई नहीं है वैसे भी। तो ये कुछ छोटी बड़ी न्यूज़ है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जहाँ से यह आपको क्या है एक तरीके से अवेयर रहना है। बाकी तो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या आगे दिशा होने वाली है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अब चलते हैं अभी यहाँ से मेन जो हमारा डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। बात की जा रही है एट प्रवेशनलो, यहाँ पर बात की जा रही है प्रवेशनलोत्सवम। जो ये जो संस्कृत वाले थोड़े वर्ड होते हैं बहुत ही टफ होते हैं, तो यहाँ बात की जा रही है प्रवेशनलोत्सवम केरला सीएम अर्ज टीचर्स टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन गैप्स इन साइंस। तो यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो पूरा टॉपिक है पहली बात तो एजुकेशन से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में आप पॉलिसी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से सोशल पॉलिसीज़ बनाती है। जो आपकी जीएस पेपर 2 में सोसाइटी या फिर सोशल एक तरीके से चीज़ें होती हैं, सोशल जस्टिस वाला, वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बात की जा रही है केरला के बारे में। केरला इस तरीके की मुहिम चलाने के लिए जा रहा है। वहाँ पर सीएम ने जो इतने भी टीचर्स हैं वहाँ के, उनको एक तरीके से इंस्ट्रक्ट किया है कि अभी आगे आने वाला जो ये टेन्योर रहने वाला है, जो एजुकेशन ईयर रहने वाला है 2024-25 का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किया जाए कि बच्चे जो हैं वो साइंस स्ट्रीम में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को एनरोल करें। ठीक है, और साइंस में जो गैप है उसको कम करने की बात की गई है। क्यों बात की गई है कि क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है एक तरीके से ग्लोबल टैलेंट इन साइंस सब्जेक्ट, तो ग्लोबल लेवल पे जो बात की जाती है कि साइंस में अगर हम बाकी कंट्रीज़ की तुलना में अपने यहाँ का रेशियो देखें तो साइंस में अभी भी बच्चों का जो नंबर है वो कम है, अगर आप एनरोलमेंट की बात करेंगे उस लिहाज से बेसिकली। बाकी तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो जा कर के जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है उसको क्रैक नहीं करते। हमारे यहाँ से हर साल जो ओलंपियाड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे मैथ साइंस से रिलेटेड एक तरीके से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं, हमारे यहाँ से कई बच्चे उसमें क्वालिफाई करते हैं और 100% मार्क्स भी गेन करते हैं। तो आईक्यू लेवल तो इंडियन बच्चों का बहुत ही तेज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो है एक तरीके से एनरोलमेंट है इस फील्ड में, साइंस के फील्ड में, वो थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो कौन सी स्कीम है इसके बारे में याद रखिएगा, प्रवेशनलोत्सवम, ये जो है इस नाम को, इस टर्म को याद रखिएगा, और केरला गवर्नमेंट की है। केरला के बारे में हमको 2-3 फैक्ट तो पता है ही पहले से ही कि सबसे ज़्यादा अगर आप साक्षरता दर देखेंगे इंडिया में तो कौन से स्टेट में है, केरला में ही है ये सबसे ज़्यादा, अराउंड 93 to 94%। और यहाँ पर पुरुष महिलाओं दोनों की साक्षरता के लिहाज से देखेंगे तो केरला ही टॉप पे रहता है। ठीक है, तो एजुकेशन के मामले में जो है वो केरला बहुत अच्छा काम करता है। और साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो प्राइमरी जो हमारी चीज़ें हैं, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस लेके चलते हैं, शायद इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी हैं। अभी बात की गई थी कि नीति आयोग ने अभी अपनी एक रिज़ल्ट एक तरीके से इंडेक्स निकाला था। कौन सा इंडेक्स था वो, एजुकेशन क्वालिटी, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी एक इंडेक्स। तो यहाँ से एक और फैक्ट आपको मिल गया कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है, ये निकालता है नीति आयोग। तो नीति आयोग के इस इंडेक्स में भी केरला ने जो क्या है टॉप किया है। ठीक है, तो इंडेक्स का नाम याद रखिएगा, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में नीति आयोग जो कि ये निकालती है, और इस इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है, इसको भी याद में रखिएगा। तो केरला का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, और इस तरीके के नए नए इनिशिएटिव जो है वो केरला कर रहा है जीएस पेपर 2 के लिहाज से, पॉलिसी मेकिंग में। साथ के साथ में अगर आप सोसाइटी का जो सोशल जस्टिस वाला टॉपिक देखेंगे उस लिहाज से भी आपको एक एग्जाम्पल यहाँ से मिल जाता है कि इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। मेनली जो फोकस है साइंस स्ट्रीम में कौन से फील्ड में है, तो क्वांटम फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, नैनो फिजिक्स, जो कि बढ़ते हुए एडवांसमेंट के साथ में अभी जो जितने भी हमारा मॉडर्नाइज एक ज़माना होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं, तो नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये क्वांटम फिजिक्स हो गया या फिर नैनो फिजिक्स हो गया, इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो इसके ऊपर में जो केरला के सीएम है पिनराई विजयन जी, उनका फोकस है, वो चाहते हैं कि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आगे आए और इस पर रिसर्च करें और इसके ऊपर काम हो। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक बात बोली गई है कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे कि हम अभी चिल्ड्रंस के इश्यूज़ के ऊपर एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी बात बोली गई है कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई हुई है, जो ये आपकी 2020 में आई,
इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें और भी ठीक करने की ज़रूरत है। कई सारे नॉर्म्स इसमें ऐसे बना दिए गए हैं जो कि एक तरीके से केवल और केवल किताबों में ही है, वो इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं हो पाया है। तो अभी जब हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसमें बात करेंगे कि बच्चों के एजुकेशन से लेकर के और क्या समस्याएं हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि केरला में क्या ये मुहिम एक तरीके से चलाई जा रही है। अब डिफेंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जीएस पेपर 3 में आप इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है किसके लिए, इसरो के बारे में बात की जा रही है कि इसरो ने अभी क्या किया है, इसरो डेवलप्स न्यू प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन। तो यहाँ पर बात की जा रही है एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन के बारे में। किसने बनाया है, इसरो ने। इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन है वहाँ पर ये चीज़ें एक तरीके से बनाई गई हैं। और यह क्या नाम रखा गया है, बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया है प्रवाह सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रवाह का मतलब क्या होता है, फ्लो। तो ये जो है सॉफ्टवेयर है वो किसको फ़्लो होने में मदद करने वाला है, तो जितने भी हमारे यहाँ से ये रॉकेट लॉन्चर्स जाते हैं, जो व्हीकल्स जाते हैं, इनके फ़्लो होने में, यानी कि इनको जो है वो अर्थ को पार करके और स्पेस में पहुँचने में हेल्प करने के लिए ये प्रवाह जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ नामकरण तो बहुत अच्छे से किया जाता है कि नाम से ही समझ में आ जाए कि काम क्या होने वाला है। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी का नाम राम रख दो और उसकी हरकतें जो होती हैं वो राक्षसों वाली होती है, बट बेसिकली जो है इसरो ने जो ये प्रवाह सोच करके नाम रखा है बहुत सही नाम है। क्यों, क्योंकि बात की जा रही है एरोडायनेमिक्स के बारे में। तो इसमें बात की गई है एरोडायनेमिक्स सिस्टम जो क्या होता है, बेसिकली ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर में काम करता है। ठीक है, तो ये जो एरोडायनेमिक्स प्रवाह जो है सॉफ्टवेयर, ये किसके ऊपर काम करने वाला है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर में काम करने वाला है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें जैसे ही व्हीकल लॉन्च होता है तो हवाओं की वजह से या फिर किसी भी एक तरीके से एंटिटी की वजह से, बाहरी एक तत्वों की वजह से जो भी डिसरप्शन होता है व्हीकल के अंदर में, उसको एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके, सो दैट जो मिशन है उसमें कोई भी एक तरीके से समस्या ना आए, इसको लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा नाम है, प्रवाह का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या है, पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एस्ट्रोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। तो प्रवाह का बहुत बड़ा सा नाम है, कभी पूछेगा तो नहीं शायद, बट अगर पूछ लिया जाए तो एक बार और मैं इसको रिपीट करती हूँ, पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। तो ये प्रवाह का पूरा फुल फॉर्म है, बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है। बेसिकली ये हेल्प कहाँ करने वाला है, जैसे अभी हमने गगनयान मिशन वगैरह भेजना है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक्यूरेट चीज़ें निकाल के लेके आने में। कि अगर हम मान लीजिए कोई भी सैटेलाइट या कोई भी मिशन भेजते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि सोलर स्टॉर्म की वजह से, हवाओं की गति बहुत तेज़ होने की वजह से और बहुत सारे और भी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, कई बारी कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है और फिर वो मिशन फेल हो जाता है, अबॉर्ट करना पड़ जाता है। तो इन सारी गड़बड़ियों को एक तरीके से रोकने के लिए, इससे बचने के लिए ये प्रवाह सॉफ्टवेयर बनाया गया है। पहले ही वो बता देगा कि किस तरीके से काम करेगा ये पूरा व्हीकल। इस मार्ग में जब ये सैटेलाइट लॉन्च होगा तो उसमें कौन कौन सी समस्याएँ आएंगी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो एक तरीके से बाधा क्रिएट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को दूर करके मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रवाह के बारे में याद रखिएगा, इसरो के बारे में याद रखिएगा। हम इसरो के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, एक तरीके से स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इंडिया में जितने भी काम होते हैं वो इसरो देखता है। दो चीज़ें हैं, एक तो डीआरडीओ है और दूसरा है इसरो। डीआरडीओ बेसिकली जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करता है और इसरो जो है हमारा वो क्या काम करता है, स्पेस के क्षेत्र में काम करता है। अभी रिसेंटली हमने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, उसके बाद में गगनयान 3 जो फर्स्ट जो है मानव वाला मिशन जो है, जिसके ऊपर हम पहली बार स्पेस में लोगों को भेजने जा रहे हैं, ह्यूमन भेजने जा रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे एक तरीके से डेवलपमेंट इसरो ने किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसरो के बारे में और उसके प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में। अब चलते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ क्या है, SC आस्क्ड सेंटर टू होल्ड यमुना बोर्ड मीटिंग टू एड्रेस दिल्लीज वाटर क्राइसिस। यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें बोला गया था कि दिल्ली में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। साथ के साथ में यहाँ बात की जा रही है कि जो MCD वगैरह से पानी आता है तो उस पानी का केवल और केवल 48% ही लोगों को मिल पाता है। 56% ऐसा होता है जो कि जो टैंकर माफिया होते हैं वो क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। और फिर आपको मालूम है कि टैंकर जो प्राइवेट, कई सारे जगह पे प्राइवेट टैंकर्स चलते हैं जो कि क्या काम करते हैं,
तो ये टैंकर माफिया क्या करते हैं, पानी को एक तरीके से जमाखोरी करके रखते हैं, उसके बाद जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो बहुत महंगे महंगे दामों पे पूरा ये टैंकर वगैरह भेजते हैं, सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं वाटर सप्लाई को लेकर के दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ के साथ में अभी ग्राउंड वाटर लेवल दिल्ली का ही नहीं पूरे इंडिया का ही कम होता जा रहा है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक मीटिंग जो है यमुना बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बनाना चाहिए और मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए, जो भी ये समस्याएं हैं उसको एक तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो जब ये बनेगा कौन उसके हेड होंगे इसके बारे में देखा जाएगा। फिलहाल ये जो बात किसने बोली है, वेकेशन बेंच अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो पीके मिश्रा, जस्टिस पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन, इन्होंने इस तरीके की एक तरीके से ऑर्डर या फिर आदेश जो है वो दिया हुआ है गवर्नमेंट को। अब देखते हैं इसके ऊपर जब बोर्ड बनेगा उसके कोई अध्यक्ष होंगे, वहाँ से अगर कोई फैक्चुअल डाटा हमारे लिए निकलेगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, फॉरेस्ट फायर के ऊपर है। बहुत समय से चल रहा है क्योंकि हमने उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट के बारे में देखा था कि वहाँ पर जंगलों में आग लगी, काफ़ी दिन तक लगी रही और वो बुझ नहीं रही थी। अभी उसी तरीके का मामला कहाँ पर निकल के आया है, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में निकल के आया है। बात क्या की जा रही है, फॉरेस्ट फायर रेजेस इन हिमाचल प्रदेश एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जंगलों में इतनी आग लग क्यों रही है। सबसे मेन कंसर्न क्या है, हीट वेव और इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि ज़रा सी अगर चूक हो रही है, कहीं भी चिंगारी कहीं पे लगी तो वो आग फैल रही है बहुत तेज़ी से। अब इसको मिटिगेट करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन है, हमारे यहाँ पे NDRF है। और NDRF जो है नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, इसके तहत क्या किया जाता है, कहीं पर भी आग वगैरह लगती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। यहाँ पर एक तरीके से शेयर डिसाइड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 60% देगी तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 40% कंट्रीब्यूट करती है। और अगर पहाड़ी एरिया वाला होता है तो फिर 60 to 90% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% जो है वो पहाड़ी जो क्षेत्र में जो प्रशासन होता है वो देता है। ठीक है, तो जो ये डिज़ास्टर रिलीफ फंड है उसका यूज़ करके इस आग को बुझाया जाए, इसको लेकर के ये पूरा जो न्यूज़ है वो आया हुआ है। ठीक है, NDRF के बारे में बहुत बारी चर्चा हम कर चुके हैं और हमारे यहाँ पे एक्ट कौन सा है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसको NDMA बोला जाता है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि NDMA 2005 का हमारे पास ऑलरेडी एक्ट है, इसी के तहत में हमने एक तरीके से फ़ंड भी बनाया हुआ है। और इसमें क्या किया जाता है, डिज़ास्टर को रोकने के लिए, चाहे वो डिज़ास्टर आग का हो, बाढ़ का हो, सुनामी आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कैसा भी डिज़ास्टर होता है उसको रोकने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इसी एक्ट के तहत हमने एक फ़ंड बनाया है। और उसमें जो है कंट्रीब्यूट कौन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, और कई बारी जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा था कि जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है इसी के तहत एक PM कोष बनाया गया था और वहाँ पर हमने महामारी को किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर पैसे जो है वो जनता ने डोनेट किया था। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं उसमें मेजरली देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, लोग भी कई सारे होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो NDMA का एक्ट याद रखिएगा 2005 का। काम क्या करता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के। अभी फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश में जो आग लगी है उसमें भी ये सारा मुद्दा निकल के आया है कि कितना 4.61 करोड़ रुपए की मांग एक तरीके से की गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का 12,718 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है वो इस फॉरेस्ट फायर की वजह से एक तरीके से लपेटे में आ गया है। पूरा वहाँ पर हानि हुई है जंगलों की, साथ के साथ में एनवायरनमेंट की। इसको ध्यान में रखते हुए ये रिलीफ फंड जो है अब उनको दिया जाएगा। ठीक है, साथ के साथ में अभी यहाँ पे बात की जा रही है कि IMD ने अभी बारिश, जैसे मानसून स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर फोरकास्टिंग की है कि रेन भी आने वाला है स्टेट में, तो हो सकता है कि बारिश हो तो ये आग बुझ जाए, लेकिन फिर भी जो रिलीफ फंड है वो तो मिलना ही चाहिए। तो इसके बारे में ये पूरा न्यूज़ है। यहाँ से जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं डेली जब भी हमारी चीज़ें रिपीट होती हैं और लंबे समय तक चलती रहती हैं तो उस टॉपिक को आपको पूरा अच्छे तरीके से कवर करने की जिम्मेदारी होती है। तो NDRF हो गया, IMD हो गया, ये जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको NDMA एक्ट हो गया पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एग्ज़ाम बहुत सर पे है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही पूछता है आपसे UPSC, हिस्ट्री में जाकर भी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो अच्छे से कोई भी टॉपिक को तैयार करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है क्लाउडिया सैनबॉम मेक हिस्ट्री
एज मैक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो बात की जा रही है, ये क्लाउडिया जी हैं और ये क्लाउडिया जी ने हिस्ट्री क्रिएट की है। मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला जो है वो प्रेसिडेंट बनी है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर आउट समझ लीजिए, स्टेट पीसीएस वगैरह में या वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्लाउडिया शैनबर्म का नाम भी याद रख लीजिए, उनका चेहरा भी याद रख लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और ये मैक्सिको की क्या बनी है, फर्स्ट फीमेल जो है प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। कितने परसेंट वोट से जीती ये इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैं बता देती हूँ। अराउंड 59% वोट अकेले इनको मिले और इनके अपोजिशन पार्टी को इनसे कम वोट मिले, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो फैक्चुअल डाटा, क्लाउडिया जी का नाम, दूसरा ये कि मैक्सिको का क्या ज्योग्राफिकल स्टेटस है। तो हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं मैक्सिको सबसे पहले आता कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर आपका मैक्सिको आता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है मैक्सिको, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यूएसए के साथ में क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है। तो यूएसए के साथ बॉर्डर शेयर करना बड़ी बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है मैक्सिको के लिए, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सालों से यूएसए और मैक्सिको के बीच में ये बॉर्डर को लेकर के एक चीज़ चल रही है, एक डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पर जो है यूएसए ने एक वॉल खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से, क्यों वॉल खड़ी की है, क्योंकि मैक्सिको से बहुत सारे माइग्रेट होकर के रिफ्यूजीज़ जो हैं वो अवैध तरीके से क्या हो रहे थे, यूएसए में पहुँच रहे थे। तो यहाँ पर यूएसए ने एक वॉल खड़ी कर दी है। अब इस वॉल की वजह से क्या हुआ है कि कई ऐसे लोग हैं जो मैक्सिको से यूएसए चले गए हैं, वापस अपने यहाँ देश में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। आपने कभी पेपर में या न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, तो देखा होगा कि बस एक वॉल है, वॉल के इधर माँ है और उस साइड में बच्चा है, वो मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस दीवार की वजह से। तो मैक्सिको और यूएस के बीच में ये जो है बॉर्डर को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और फिलहाल मैक्सिको में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है 200 साल की हिस्ट्री में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया ये बहुत। तो मैक्सिको आता है कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये आता है, यूएसए के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यूएसए के साथ में बाउंड्री शेयर करने के साथ साथ यहाँ पर आपको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ दिख रही होंगी, जो कि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, लगभग 7-8 कंट्रीज़ हैं, जिसमें ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज़, इस तरीके से पनामा नहर भी आपको दिखेगी आगे चल के। तो ये वाला एरिया ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस में, स्पेशली जो ये छोटे छोटे इस कंट्रीज़ होती हैं या फिर आइलैंड्स होते हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनकी कैपिटल पूछ ली जाती है कि ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है, बेलीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, होंडुरास की क्या कैपिटल है, एल सल्वाडोर वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर हैं, एल सल्वाडोर, सेल सल्वाडोर, ये सारे। तो मैक्सिको जो है वो अगर नॉर्थ में यूएसए के साथ में और साउथ में ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनके साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाई दे रहा है। पूरा ये एरिया कहाँ पर आता है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है उधर, और अटलांटिक, आपको इस साइड में नॉर्थ अटलांटिक मिलेगा और आपको इस साइड में क्या मिल रहा है, नॉर्थ पैसिफिक मिल रहा है, ठीक है। आपको मालूम है कि ये जब ग्लोब हमारा होता है, इस ग्लोब में आप जब एक छोर को दूसरे छोर से मिलाते हैं तो इधर का ये जो पैसिफिक है यहाँ का कुछ भाग यहाँ पर भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर पैसिफिक कैसे आ गया, इधर कैसे आ गया, इस तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं यूएसए के बारे में। यूएसए आपको कहीं पर यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से, जो भी है मैप को इतना ज़्यादा आप सीरियसली नहीं लेंगे, इस तरीके से कुछ यूएसए का मैप है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर पैसिफिक दिखाई देगा और इस साइड में आपको अटलांटिक ओशन दिखाई देगा, ठीक है। तो जो मैक्सिको है वो पैसिफिक एक साइड में आपको अटलांटिक ओशन के साइड में दिखाई देगा, मैक्सिको के राइट साइड में अटलांटिक ओशन भी दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में आपको पैसिफिक ओशन भी दिखाई देगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैक्सिको को आप खुद से भी जा करके क्या करेंगे, मैप में थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर जो भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है। इसकी कैपिटल का नाम क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैक्सिको के नाम पे मैक्सिको सिटी, ये जो है इसका कैपिटल है। अब आप थोड़ा सा इसका करेंसी वगैरह देख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि मैक्सिको में कितना शेयर है, कि क्या ऐसी कारण रहे जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया, लगभग 200 साल लग गए किसी महिला को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो कैबिनेट में अगर हम बात कर लें मैक्सिको के
कंट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 44% जो है द कंट्री रैंक थर्ड अमॉन्ग लैटिन अमेरिकन नेशंस विद द मोस्ट वुमेन इन नेशनल कैबिनेट। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 44% यानी कि लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हम बात करें मैक्सिको के साथ साथ बाकी सारे, तो वहाँ पर जो मैक्सिको है वो तीसरे नंबर पे आता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, जहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर में महिलाएं हैं कैबिनेट में, लेकिन फिर भी 200 साल लगे किसी महिला को प्रेसिडेंट के पद पर आने में। ठीक है, तो ये तो हुआ मैक्सिको के बारे में बात। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 106 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है रिसेंटली, और यहाँ पर नारी शक्ति वंदन हम ले करके आए हैं। नारी शक्ति वंदन किसके लिए लेके आए हैं? पार्लियामेंट में जो है वो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए। तो 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट यानी कि संसद में। अब कोई लोग बोल सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास में 33% रिजर्वेशन तो था ही, कहाँ पर था? पंचायत चुनाव में। पंचायत का जो एक्ट था हमारे पास में 1992 का, वहाँ पर हमने जो ये एक्ट बनाया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, तो पंचायतों में ऑलरेडी 33% का रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, लेकिन पार्लियामेंट में अभी ये चीज़ें नहीं थी। नारी शक्ति वंदन जो है वो उस एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अब ये चीज़ें भी हो गई हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये इसी साल से लागू हुआ या नहीं हुआ, तो ये इस साल से इस जनरल असेंबली में जो 18वीं लोकसभा है उसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है वो नई जनगणना 2021 का डाटा नहीं आया है। ये लागू कब होने वाला है? 2026 जो है हमारे पास में एक पहले से ही अमेंडमेंट करके बना दिया गया है कि 2026 में जो है वो सीटों की काउंटिंग, नंबर ऑफ सीट्स कितने बढ़ाए जाने चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, इसको लेकर के फिर से बात होगी। परिसीमन आयोग जो है वो बनाया जाता है और फिर वो 2026 में एग्ज़ामिन करेंगे कि कितनी सीटें बढ़ी हैं घटी हैं, और 2026 के बाद से जो फर्स्ट इलेक्शन होगा वहाँ पर, जो पहली जनगणना और फर्स्ट इलेक्शन होगा वहाँ पर से ये 33% का रिजर्वेशन का जो पूरा क्राइटेरिया है वो लागू होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात मैक्सिको की थी, मैक्सिको से सीधे हम इंडिया पे आ गए, क्योंकि अपना जो मुद्दा है वो भी नहीं छोड़ सकते, इंपॉर्टेंट तो वही है, एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है फॉर्मर ब्रह्मोस इंजीनियर गेट्स लाइफ टर्म फॉर लीकिंग डाटा टू ISI। तो यहाँ पर ये जो चेहरा दिख रहा है इनका नाम है निशांत अग्रवाल। 2018 का ये केस है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए जो पैनल टीम बनी हुई थी उसमें ये इंजीनियर थे, और इन्होंने ISI जो कि पाकिस्तान की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डाटा शेयर किया था। अभी 2018 का जो मामला था 2024 में अब जाकर के रिजॉल्व हुआ है, 6 साल लगे, और अब फ़िलहाल इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है और पेनल्टी भी लगाई गई है। ठीक है, तो नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन से एक्ट के तहत इनको पनिशमेंट मिली है? तो हमारे पास में जो है IT एक्ट है 2000 का। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है हमारे पास कब का? 2000 का। इसका सेक्शन है 66। तो सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट 2000, इसके तहत इनको क्या किया गया है? सज़ा दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा लीक करने के मामले में, साथ के साथ में देशद्रोह वगैरह के मामले में। ठीक, अब हमारे लिए दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट, एक तो IT एक्ट, दूसरा ये ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस के बारे में सभी को मालूम होगा, बहुत लंबे समय से हमें इसके बारे में जानकारी है। और ब्रह्मोस किससे लिया है हमने? तो ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया का एक तरीके से जॉइंट एक मैकेनिज़्म है, और ये ब्रह्मोस मिसाइल हमारे यहाँ पे बहुत ही ताकतवर है स्पीड के मामले में, रेंज के मामले में। ये जो है नाम कैसे रखा गया है? इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम पे, और ये जो रशिया में एक रिवर है कोमोस जिसको बोला जाता है, तो उस दोनों को मिला करके ब्रह्मोस जो है वो नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मोस। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा जा कर के देख लीजिएगा कि इसमें किस तरीके से चीज़ें हैं, इसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे ये काम करता है, इसकी रेंज कितनी है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। ठीक है, फिलहाल हम IT एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो IT एक्ट जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसकी धारा है धारा 66, बात करता है कंप्यूटर से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं उसको लेकर के ये जाँच करता है,
है और सज़ा का प्रावधान रखता है। ठीक है, अभी हमने जो बात की है वो किसके बारे में बात की है, इनके बारे में। कंप्यूटर इंजीनियर ही थे और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल डाटा शेयर किया, इसलिए आईटी एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्यवाही हुई। इसमें क्या क्या आता है, मान लो कंप्यूटर सिस्टम हैक कर दिया किसी ने, संचार सेवाओं के माध्यम से क्या किया, आपत्तिजनक संदेश जो भेजा जाता है उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। अश्लील सामग्री अगर इंटरनेट पर डाली गई और अगर दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ किया गया, कंप्यूटर के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया, तो इन सारे आधारों पर आईटी एक्ट की धारा 66 यानी कि सेक्शन 66 के तहत क्या किया जाता है, मामला दर्ज करा करके उसको सज़ा दी जाती है। ठीक, अब चलते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक जो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है। कल हमने बात की थी कि जो NHAI है वो क्या करने के लिए जा रहा है, टोल टैक्स 5% बढ़ाने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या भविष्य में फ़ायदे होंगे। कल तो हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो और ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा, रोड और बन पाएंगी, कनेक्टिविटी और बेहतर हो पाएगी। साथ के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि इस तरीके से इन्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो बात की जा रही है मोर रोड प्रोजेक्ट्स हायर टोल रेवेन्यू बूस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्ट। बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रोड बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ा रहे हैं। उससे क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा हमें जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है और हमारे यहाँ पे आएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी को दिखाई देगा कि यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, तभी कोई कंपनी जा कर के क्या करती है, पैसे इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये आंकड़ों के थ्रू बोला गया है कि अभी जो है फ़िलहाल हमारे इंडिया में अक्रॉस एक्सपेक्टेड जो है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 22,500 किलोमीटर तक की रोड बना ली जाएगी। ठीक है, तो 22,500 किलोमीटर की रोड बनानी है, कब तक, फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। मतलब आगे आने वाले भविष्य में रोड के मामले में बहुत ज़्यादा क्या है, संभावनाएं हैं। कई लोग होते हैं कि शेयर पैसे वैसे लगाते हैं, शेयर बढ़ते हैं घटते हैं तो कंपनीज़ में शेयर लगाते हैं। अगर आप इधर को आप शेयर मार्केटिंग में लगा रहे हैं, अगर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन में, तो हो सकता है आपको अभी प्रॉफिट मिले। ठीक है, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरा किसी भी शेयर लगाने वाली या शेयर मार्केटिंग कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। मैं जस्ट इन जनरल बात बोल रही हूँ कि जब आपको ग्रोथ दिखाई देती है आने वाले भविष्य में कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, तभी जा कर के आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इन्वेस्ट है एक तरीके से इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी में एक टूल है जो इन्वेस्टमेंट ला करके देता है। तो इन्वेस्ट जो है वो छोटे छोटे लोग, निवेशक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, इसके थ्रू ही पैसे वगैरह लगाते हैं किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको संभावनाएं दिखाई देंगी तभी आप पैसे लगाएंगे। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि जो हमने टोल टैक्स बढ़ाया है उससे इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। तो इन्विट जो है ये क्या है, एक तरीके का उपकरण या फिर एक तरीके का मैकेनिज्म बोल सकते हैं, टूल बोल सकते हैं, जो क्या काम करता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स की ही तरह है। म्यूचुअल फंड्स आपको मालूम है क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ग्रुप बना करके एक तरीके से थोड़े थोड़े पैसे सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर किसी एक व्यक्ति को फंडिंग दे दी जाती है। उस तरीके जो चीट फंड वाला मामला होता है उस तरीके से। तो इन्विट भी है एक तरीके से म्यूचुअल फंड है, और क्या काम करता है, निवेशकों को क्या काम करता है, छोटी रकम इकट्ठा करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो छोटी छोटी रकम होती है लोगों के पास में, जिनके पास में थोड़ा कम पैसा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो इस तरीके के म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इन्वेट्स भी काम करता है, बहुत सारे लोग मिल करके पैसे इकट्ठे करते हैं और गवर्नमेंट के किसी एक प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। ठीक है, किसके लिए होता है कि, तो ये निश्चित अवधि के लिए होता है, टाइम इसमें फिक्स होता है, साथ के लाभांश के रूप में वापस वितरित किया जाता है। जितना भी पैसा लगाया जाता है उसका हिस्सा वापस से जितना भी बेनिफिट होता है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट के साथ में जो भी बेनिफिट होता है वो निवेशकों को वापस कर दिया जाता है, जो प्रॉफिट होता है उसको दे दिया जाता है। ठीक है, इन्विट क्या है, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश इसको बोला जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, किसी भी नए प्रोजेक्ट में जब हम पैसा लगाते हैं या फिर एक तरीके से कोई कंपनी होती है पहली बार शेयर मार्केटिंग में उतरती है, अपने शेयर्स को बेचने जाती है, तो वो जब सबसे पहले निवेशकों से जो पैसा लेती है उसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, कि पहली बार कोई कंपनी है वो शेयर मार्केटिंग में उतर रही है और अपने शेयर्स को बेच रही है, और कंपनी जो क्या कर रही है, लोगों को ऑफर कर रही है कि भाई हमारे आप कंपनी में शेयर खरीदिए, जो भी प्रॉफिट होगा उस पर हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो वो इन्विट मैकेनिज्म भी आईपीओ की तरह ही है। यहाँ पर भी निवेशक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, पैसे लगाने का काम करते हैं। मिनिमम जो है वो 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है,
तो इनविट में के बारे में बात कर ली हमने। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अनसर्टन होती हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी इन्वेस्टर है उसके राइट्स सिक्योर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको देखने का काम किसका होता है? तो हमारे यहाँ पे सेबी है। सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी क्या काम करती है? जितने भी ये प्रतिभूति से रिलेटेड, शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी मैकेनिज़्म होता है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो जो इनविट है वो भी सेबी के जो एक्ट है 2014 का, उसके अंतर्गत आता है। कौन सा एक्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियमन 2014। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियमन 2014 का जो एक्ट है, रेगुलेशन है बेसिकली, एक्ट नहीं बोलेंगे उसको। तो इसके तहत सेबी क्या करता है? इनविट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि मार्केट में किसी के साथ में जाति तो नहीं हो रही है, भेदभाव तो नहीं हो रहा, कंपटीशन सही सॉर्ट चल रहा है कि नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बात की जा रही है, ये टॉपिक जो है जीएस पेपर 3 हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है कि आईसीएमआर ने अभी फ़िलहाल में हाइड्रोक्सी यूरिया करके एक जो है मेडिसिन पहले से चल रही है सिकल सेल एनीमिया के लिए, उसका एक ओरल फॉर्मुलेशन तैयार किया है। ओरल फॉर्मुलेशन कहने का मतलब है कि नॉर्मल इसको बिना इंजेक्ट किए ही लिया जा सकता है, नॉर्मल दवाई की तरह, और साथ के साथ में अब इसकी जो डोज होगी वो थोड़ी कम मात्रा में भी मिलेगी, सो दैट बहुत ज़्यादा हायर डोज की जिसको ज़रूरत नहीं है उनको कम डोज में भी काम चल जाए। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया है, हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वो बेसिकली सिकल सेल डिसीज़ के लिए ही यूज़ में लाया जाता है, और इसका ओरल फॉर्मुलेशन बन गया। तो दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो आईसीएमआर जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, काम क्या करती है? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और क्या काम करती है? जितनी भी हमारे यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं उसको, उसकी फॉर्मुलेशन को बनाने, रेगुलेट करने में जो भी नॉर्म्स लगते हैं वो बनाने का काम करती है। साथ के साथ में ये भी देखती है कि कंपनियाँ सही नॉर्म्स को फॉलो करके दवाइयाँ बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है, हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो बताया गया है, इसमें बोला गया है कि इंडिया में लगभग 20 मिलियन लोग जो हैं वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं। ठीक है, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। ठीक है, और इसमें भी 20 मिलियन यानी कि लगभग 200 लाख लोग हमारे इंडिया में किससे ग्रसित हैं? मैथ्स थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 200 लाख लोग जो है वो एनीमिया से, सिकल सेल एनीमिया से हमारे यहाँ पे ग्रसित हैं। ठीक है, और ये पूरा साउथ एशिया का है, और उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर जो है वो इंडिया का है। ठीक है, तो ये साउथ एशिया में इंडिया सबसे हाईएस्ट है सिकल सेल एनीमिया के मामले में, और ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको ठीक करने की, ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ये ओरल फॉर्मुलेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तक इस दवाई के बारे में केवल और केवल 500 से 200 mg के कैप्सूल्स या टैबलेट्स ही हमारे पास अवेलेबल थी, हाई पावर की थी। अभी कम पावर की चीज़ें मिलेंगी। जिन लोगों को बेसिकली मैंने बताया कि 2 साल से भी स्टार्ट हो जाता है बच्चों को देना। तो मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा है और सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक है, लंबे समय तक चलता रहता है, इसकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा क्या है प्रोसेस रहता है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में ब्लड चढ़ाना होता ही है जिसको भी सिकल सेल हो जाता है। तो बहुत एक तरीके से कहना चाहिए कि दर्द देने वाली बीमारी है ये। आगे देखेंगे हम क्यों होता है, लेकिन फ़िलहाल ये जो पूरा मुद्दा है इसको याद रखिएगा। आईसीएमआर ने जो अभी ओरल फॉर्मुलेशन किया है इसके बारे में भी याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखते हैं। तो पहली बात तो हमारी बॉडी में ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद में आपका होता है WBC, और फिर रेड ब्लड RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, WBCs रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, और RBCs क्या काम करते हैं? ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ब्लड और ऑक्सीजन आपकी बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती हैं ये RBCs। बेसिकली जो नॉर्मल RBCs जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में इस तरीके से होते हैं, राउंड फिगर में। ठीक है, लेकिन जैसे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है किसी व्यक्ति को, ये जो RBC हैं ये धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। ये एरिया आपका धीरे धीरे घटता चला जाता है, और अंत में क्या होता है, जो RBCs होते हैं वो इस तरीके से सिकल यानी कि हंसिए के आकार के हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जो है आपका ऑक्सीजन या फिर ब्लड का जो एक तरीके से
एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो है वो भी कम हो जाता है। और अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए तो जान का खतरा सीधे सीधे आता है। तो इसी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। नाम इसका सिकल इसलिए है क्योंकि ये हंसिया यानी कि सिकल के आकार का हो जाता है, जो कि आपका रेड ब्लड सेल है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत जगह हमारे यहाँ पे इस तरीके से स्कीम्स चलाई जा रही हैं। सिकल सेल एनीमिया बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ पे कंसर्न है। जिस तरीके से टीबी को लेकर के लंबे समय से बात हो रही है, उसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया को भी रोकने की बात हो रही है। मैंने बता दिया कि क्या है, एक तरीके की आनुवांशिक बीमारी है। मैंने जैसे बताया जेनेटिक है, पेरेंट्स से आ जाती है, माता पिता में किसी को भी है तो बच्चों में आ जाता है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं वो क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन को एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे पूरे अच्छे तरीके से नहीं ले जा पाती हैं और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, ब्लड जो है वो बहुत कम बनता है व्यक्ति के शरीर में, कई बार नहीं भी बनता है। तो टाइम टाइम पे उनको क्या करना पड़ता है, दवाओं का सहारा लेना पड़ता है एक तो हर समय, और साथ के साथ में टाइम टाइम पे उनको ब्लड वगैरह भी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही एक तरीके से हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही एक तरीके से ये दर्दनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कई बार बॉडी में आपको अगर अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं फ़्लो हो रहा है या फिर आपको क्या है ब्लड नहीं मिल रहा है, तो आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं। तो जान का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है और इसी की वजह से संक्रमण होने की संभावना रहती है, स्ट्रोक वगैरह आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर बात की थी हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में, तो यही दवाई है जो कि इस बीमारी के लिए अभी उपलब्ध है और इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन क्या है, इसमें क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा हाई डोज में ये होते हैं तो और भी ऑलरेडी बॉडी में जिस व्यक्ति के इतनी परेशानियाँ हैं उसको और ज़्यादा हाई डोज की दवाइयाँ दी जाएंगी, तो फिर हेल्थ जो है वो और भी ख़राब हो जाएगी उसकी। इस वजह से अभी थोड़ा सा इसका डोज कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। बात की जा रही है मिसिंग इन मैनिफेस्टो चिल्ड्रन इशू। यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी हमने जनरल असेंबली में इलेक्शन में बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात की, लेकिन चिल्ड्रंस का जो मुद्दा है उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की। क्यों बात नहीं की? अभी जो मैनिफेस्टो आया था बीजेपी का, उसमें उन्होंने बोला ज़रूर था GER के बारे में, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अभी ज़रूरत है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जो कि बहुत ख़राब चल रही हैं। दूसरी बात ये बोली गई है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि PM श्री स्कूल योजना, एकलव्य स्कूल योजना और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं हम 2020 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर ली। एकलव्य मिशन हम लेके आए जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल तक पहुंचाने का काम होता है। PM श्री योजना हम लेकर के आ गए। तो इस तरीके से बहुत सारे काम तो हमने किए, लेकिन अगर आप देख लीजिए कि एनरोलमेंट वगैरह के मामले में या हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में अभी भी तो क्वालिटी के लिहाज से हम बहुत पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट्स का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि दिल्ली के बारे में और आंध्र प्रदेश के बारे में बोला गया है कि दिल्ली और आंध्र प्रदेश में एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा है। ये बताता है कि आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप एजुकेशन की क्वालिटी ऐसी कर दें कि गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चा इस तरीके से एक मॉडल सेट करके ले आए। जैसे कि आप दिल्ली के अगर स्कूलों की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देते हुए नज़र आएंगे। तो बात की गई है कि ऑलरेडी बहुत कुछ स्कीम्स बना चुके हैं हम। मेन मुद्दा क्या है? स्कीम्स बनाना मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि किस तरीके से क्वालिटी को इवॉल्व करना है, आपको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। दूसरी बात बोली गई है कि अगर हम बच्चों के पोषण के बारे में देखें, बच्चों की बात होती है तो दो चीज़ें आती हैं, एक तो उनका हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में बहुत सारे हमने क्या की, पॉलिसीज़ बना दी। हेल्थ के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ठीक है। अब ये जो पोषण है इसके लिए भी हमने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि आप पोषण योजना, पोषण ट्रैकर हमने चलाया हुआ है, जिसमें हम 0 से 6 साल के बच्चों में कुपोषण की स्थिति को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि बच्चा जो है उसका वज़न और उसकी एज के हिसाब
से उसका वज़न तो बहुत कम नहीं रह गया है, इस तरीके से। तो जब हम कुपोषण की बात करते हैं, उसको पूरा एक तरीके से न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है, पोषण योजना। लेकिन अगर आप हंगर इंडेक्स देखेंगे तो उसमें जो 3-4 क्राइटेरिया हैं, उसमें 3 क्राइटेरिया केवल बच्चों के बारे में ही बात करता है, जिसमें हमने बात की हुई है अल्प वज़न के बारे में, चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में और ठिगनापन यानी कि स्टंटिंग के बारे में। तो जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी जो रैंक देखते हैं, उससे भी मालूम चलता है कि इंडिया में बच्चों के हिसाब से, बच्चों के रिस्पेक्ट में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। तो इसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। साथ के साथ अगर बात की जाए एनरोलमेंट के बारे में, जो मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है, तो यहाँ बोला गया है कि अगर आप 1 to 8 प्राइमरी क्लास में देखेंगे एजुकेशन के मामले में, तो आपको 1 to 8 में तो 100% आपको GER ऑलरेडी मिलेगा। GER क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि किसी साल कितने बच्चे जो हैं उन्होंने अपना दाखिला लिया है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो इसमें बात की जाए तो 100% तो ऑलरेडी 1 to 8 में है ही। फिर इसके ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ है, आपको ध्यान कहाँ पर देना चाहिए, जो सेकेंडरी क्लासेस होती हैं या हायर सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 57%। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, स्कूलिंग ईयर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बच्चों का एनरोलमेंट कम होता जाता है, क्योंकि 1 to 8 तो हर कोई पढ़ा लेता है गवर्नमेंट स्कूल में भेज करके, यहाँ तक 8वीं 10वीं तक हर कोई पढ़ा मिलेगा आपको अभी के ज़माने में। लेकिन जब भी बात आती है हायर स्टडीज़ की, इंजीनियरिंग करना है, कॉलेज अपना कंप्लीट करके आगे और भी फर्दर स्टडी करनी है, तो वहाँ पर आपको जो एनरोलमेंट है वो कम होता दिखाई देगा। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए, जो चीज़ें हैं ऑलरेडी वो हमने कर ली हैं, अचीव कर लिया है, जो चीज़ें कमी है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से है, इस एडिटोरियल में बात की गई है। आप एजुकेशन, जब भी बच्चों की बात करते हैं, 2 ही चीज़ आती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ में आपका न्यूट्रिशन आएगा, और साथ के साथ में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, जिससे जैसे इंद्रधनुष योजना है, तो इंद्रधनुष योजना के थ्रू जो भी टीकाकरण है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी हैं हमारे पास, लेकिन जहाँ जहाँ पर कमियाँ हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ हायर सेकेंडरी जो भी है, हायर एजुकेशन है, उसमें आप एनरोलमेंट बढ़ा दीजिए। साथ के साथ में अपने स्कूल में एजुकेशन पॉलिसी जो आपने बनाई है उसको अच्छे तरीके से आप क्या करिए, इम्प्लीमेंट करिए, सो दैट वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो भी नॉर्म्स है उसको आप फुलफ़िल कर पाएँ, और हायर स्टडीज़ में आपके यहाँ से ज़्यादा यानी कि हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो निकल करके आएँ, ठीक है। अब अगला जो एडिटोरियल है ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। बात क्या की जा रही है, प्रॉपर्टी इज़ रियल एंड सो शुड कंपनसेशन। यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी कोलकाता की गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो प्रॉपर्टी राइट्स है एक्ट है जो हमारे पास में, या फिर आर्टिकल्स हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया, ठीक है। तो संविधान में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 31A, ठीक है, और आगे चल के इसको कहाँ शामिल कर दिया गया, 300A में, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट था पहले संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया, अभी विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया, अभी संपत्ति का अधिकार। साथ के साथ में इसको क्या कर दिया गया, 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, जिसमें क्या है, 9वीं अनुसूची में अगर कोई मुद्दा जुड़ जाता है तो उसमें आप जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरवीन नहीं कर सकती, ये मुद्दा आता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हमने आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के बारे में बहुत बार बात की है, कि अगर कोई स्टेट यानी कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है डेवलपमेंट पर्पस से, तो अगर कृषि भूमि है तो उसमें उसको पूरा मार्केट प्राइस पे कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसको छोड़ करके बाकी सारी जगहों पर 100% कंपनसेशन या मार्केट वैल्यू पे कंपनसेशन देने के लिए वो बाध्य नहीं है। और ये मुद्दा ऐसा है 9th शेड्यूल में है, इस वजह से ये भी बोल दिया गया है कि कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। तो इस वजह से संपत्ति का अधिकार बहुत समय से चर्चा का विषय रहता है। इसमें बात की गई है कि एक बेला बनर्जी का केस आया था। बेला बनर्जी उस समय जस्टिस थी और उन्होंने ये सारा मुद्दा बोला था कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो एक रियल राइट की तरह है और कंपनसेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन समय समय पर जो है जो भी गवर्नमेंट आती है वो कई बार इन सारी चीज़ों की अनदेखी कर देती है। तो बात की गई है कि हमने 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और क्या कर दिया, जो जनता पार्टी थी उन्होंने क्या कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 44 का, और फिर ये जो संपत्ति का अधिकार वगैरह है वो कहाँ चला गया, आर्टिकल 300A में चला गया, ठीक है। और तभी से ये सारे मुद्दे निकल के आए। उसके बाद जस्टिस के मैथ्यू जी जो हैं उन्होंने कुछ अपने
केशवानंद भारती वाला वर्डिक्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर की कि यहाँ पर मानते हैं कि 9th शेड्यूल में मामला है तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन जब भी बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आएगा और हमें ऐसा लगेगा कि किसी व्यक्ति को कंपनसेशन देना चाहिए था और नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उस मामले की स्क्रूटनी करेंगे, यानी कि जाँच करेंगे। तो इस तरीके से ये मुद्दा है, बहुत लंबे समय से ही एक तरीके से डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। और साथ के साथ में ये केवल और केवल आर्टिकल 300A के साथ ही नहीं जाता है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी जुड़ जाते हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, 19 है और आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 14 बात करता है समानता के अधिकार की, आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, और आर्टिकल 21 में आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर जोड़ा गया है कंपनसेशन को, किसी व्यक्ति की अगर ज़मीन है, उसने अपना खून पसीने की कमाई जोड़ करके कोई घर बनाया, कोई मान लीजिए बिल्डिंग बनाई, और गवर्नमेंट ने सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तोड़ दिया और उसको कंपनसेशन भी नहीं दिया, तो उस व्यक्ति का जो राइट टू लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में देकर इसको बोला गया है कि प्रॉपर्टी राइट एक रियल राइट है और यहाँ पर कंपनसेशन कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो मुद्दा जो है वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से निकल के आया था, फिर मामला कोर्ट में गया और फिर से ये जो डिबेट है वो खड़ी हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस आर्टिकल को पॉलिटी की बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं आर्टिकल 39B, C वगैरह पे, तो हम इसको बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब अगली न्यूज़ जो है वो वनडे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है टर्किश इन्फ्लेशन एक्सीड 75% बट पीक ऑफ क्राइसिस। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो टर्की है वहाँ पर 75% जो है वो इन्फ्लेशन चला गया है और क्राइसिस लाइक कंडीशन जो है वो अब होने वाली है, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, केवल और केवल ये कि कहाँ पर इन्फ्लेशन 75 पहुँच गया है, तो तुर्की यानी कि टर्की में। अब दूसरी चीज़ यहाँ से देख लेते हैं मैप के थ्रू, है कहाँ पर, तो टर्की एक ऐसी कंट्री बोला जाता है जो कि एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। एशिया का बिल्कुल हाईएस्ट अपर जो आप पार्ट देखेंगे वहाँ पर आपको टर्की दिखाई देगा, मतलब उत्तरी एशिया वाला एरिया जहाँ पर एशिया ख़त्म होकर यूरोप शुरू हो रहा है, वहाँ पर बीच में सैंडविच की तरह आपको टर्की दिखाई देगा। टर्की की सीमा यहाँ से भी लगती है और यूरोप के भी कंट्रीज़ के साथ में सीमा लगती है। यहाँ पर आपको रशिया दिखाई दे रहा है, ये जॉर्जिया दिखाई दे रहा है, आर्मेनिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। साथ के साथ में इधर आपको बुल्गारिया और ग्रीस दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको टर्की की लोकेलिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिखाई देगा। ब्लैक सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपको रशिया को जो है वो क्या देता है, भूमध्य सागर का यानी कि मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस देता है। तो टर्की की एक तरीके से जियोग्राफिकल स्टेटस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो अभी इजराइल फ़िलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है वहाँ पर भी टर्की अपना स्टैंड रखता है, यूएसए से बिल्कुल डरता नहीं है, अपना खुल करके स्टैंड रखता है। पिछले साल टर्की में ही बहुत ज़्यादा भूकंप आया हुआ था, तो न्यूज़ बना रहता है। हो सकता है अभी एग्ज़ाम आए, आपसे पूछ लिया जाए टर्की के बारे में या मैप के थ्रू चीज़ें पूछ ली जाए उसके आसपास के, ठीक है। तो यहाँ पर टर्की के नॉर्थ साइड में आपको ब्लैक सी दिखेगा, तो पूरा टर्की का जो भी नॉर्थ वाला एरिया है वो आपको समुद्र से या सागर से जो है वो आपको टच होता हुआ दिखाई देगा। मतलब लैंडलॉक कंट्री तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और यूरोप और एशिया दोनों में इसका आधा आधा पार्ट है। नीचे यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी आपको दिखाई दे ही रहा है, तो टर्की जो है वो ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी के बीच में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको सी ऑफ मरमरा दिख रहा होगा और यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ब्लैक सी से आप आगे बढ़ते हो कहाँ जाने के लिए, मेडिटेरेनियन सी में आने के लिए, तो आपको पहले यहाँ पर सी ऑफ मरमरा दिखाई देता है, उसके बाद में ब्लैक सी में बॉस्फोरस स्ट्रेट है, आगे सी ऑफ मरमरा में यहाँ पर आपको डार्डेनलीज जो है वो स्ट्रेट दिखाई देगा। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको मैप में देखा करिए, तभी जा करके आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो टर्की का मैप आपने देख लिया और आप जा कर के खुद से भी मैप में थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस राइट साइड में ईरान के साथ भी इसकी सीमा लगती है। ईरान में अभी रईसी जी के साथ में बहुत बड़ा जो हादसा हुआ है, तो ये टर्की वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसपास के इसकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। आर्मेनिया की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो है वो दो देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अज़रबैजान और आर्मेनिया, तो यहाँ पर भी सिया सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट है। तो मतलब टर्की की आसपास की लोकेलिटी भी ऐसी है जो हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, बार बार मैप में देख करके इसको रेडी करिएगा, ठीक है।
चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ क्या है, एंश्योर हॉस्पिटल्स स्ट्रिक्टली फॉलो टू फायर सेफ्टी नॉर्म्स। फायर सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं। अभी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है सारे हॉस्पिटल्स को, और ये बोला है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्ट्रिक्टली सारे जो मेजर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं फायर सेफ्टी को लेकर के, उसको फुलफ़िल करना ही है। अदरवाइज़ अब अगर ऐसा कोई आगजनी से रिलेटेड केस आएगा तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने यहाँ पे अगर इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, ऑलरेडी गर्मी इतनी बढ़ रही है उसके बावजूद भी अगर आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट के मामले इतने होते हैं, तो नॉर्मल जो आम आदमी है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनकी जान चली जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला है इन सारे नॉर्म्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अंत में यही गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि वीडियो आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें नोटबुक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसको काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया है। न्यूज़ कम थी, लेकिन जितना यूज़फुल वहाँ से डाटा निकाल सकते हैं निकालने की कोशिश की है। एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब बिल्कुल डरने की, पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। जितना हो गया, आप बस रिवीजन करते रहिए, अपने आप पे बिलीव रखिए, एग्ज़ाम आपका अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।